So the today topic is discuss the different buffering scheme. What are the different buffering scheme in input output device management? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट में हम बफरिंग के कौन कौन से स्कीम का यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द नो बफरिंग, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जहाँ पे हमें बफरिंग यूज ही नहीं करना है. ठीक है. सो विदाउट यूजिंग एनी बफरिंग स्कीम वी कैन ऑल्सो गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड टेक द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम. तो हम विदाउट बफरिंग भी ये चीज़ कर सकते हैं, बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस. सो नो बफरिंग इज़ वन ऑफ द स्कीम. उसमें क्या होगा, विदाउट अ बफर ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एक्सेस द डिवाइस एज एंड व्हेन इट नीड्स एज शोन इन द फिगर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मीडिएटर. एक वो मीडिएटर है किसके बीच में, कंप्यूटर सिस्टम एंड द यूज़र. जो यूज़र कमांड दे रहा है, ओके, जो इनपुट करने वाला है, जो आउटपुट चाहता है कंप्यूटर सिस्टम से, वो यूज़र, ओके, आपका कंप्यूटर सिस्टम, इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर रहता है इट इज़ कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बफरिंग स्कीम नहीं लेगा, ठीक है, नहीं लेगा मीन्स नो बफरिंग, बफरिंग अगर वो यूज़ नहीं करता है, देन इन दैट केस डायरेक्टली कम्युनिकेशन इन बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम मीन्स डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द यूज़र प्रोसेस. तो यूज़र की जो प्रोसेस है या यूज़र के जो इनपुट है या आउटपुट जनरेट होने वाला है, तो यूज़र प्रोसेस और आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ कर रहा है, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा विदाउट बफरिंग. दिस इज़ कॉल्ड एज नो बफरिंग. सो विदाउट बफर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एक्सेस द डिवाइस, वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा. ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस द डिवाइस एज एंड व्हेन इट नीड्स. जब भी उसको ज़रूरत होगी तब वो डायरेक्टली डिवाइस को एक्सेस करेगा एज शोन इन द फिगर. जिसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर एंड सो ऑन. ये सब क्या है, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है. तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच्ड है, वो सब डिवाइसेस. उसके बाद यूज़र प्रोसेस मीन्स यूज़र जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उस जिस प्रोसेस के लिए वो इनपुट देगा या आउटपुट जनरेट आउटपुट जो है वो उसको चाहिए होगा. तो यूज़र प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने वाली है, तो उस यूज़र प्रोसेस को जो भी इनपुट लगने वाला है या जो आउटपुट वो जनरेट करने वाला है आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो वो जितने भी डिवाइसेस की मांग करेगा, जितने भी सोर्सेस, दे आर सोर्सेस. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मीन सोर्सेस. ठीक है, सभी सोर्सेस की वो मांग करेगा. इनपुट डिवाइस, जब उसे इनपुट चाहिए तो वो इनपुट डिवाइसेस की मांग करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा. जब आउटपुट जनरेट करना है या आउटपुट देना है तो आउटपुट डिवाइसेस के लिए रिक्वेस्ट देगा. वो रिसोर्सेस उसको चाहिए होंगे. तो ये सब रिसोर्सेस जब भी उसको नीड लगेगी या जब भी उसको ज़रूरत रहेगी, तब उस रिसोर्सेस को वो मांग करेगा और डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा इन रिसोर्सेस के बीच में विदाउट एनी बफरिंग स्कीम. कोई भी बफरिंग स्कीम का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज नो बफरिंग. सिंगल बफरिंग, simplest type of support that the operating system can provide a single buffering as shown in the figure. Single buffering भी रहता है when the user process issues an input output request, operating system assign the offer in the system portion of main memory to the operation. In single buffering में सिर्फ one side, single buffering means सिर्फ only one side रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है. ठीक है, तो जब भी यूज़र प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट रहेगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो इनपुट आउटपुट के रिक्वेस्ट के लिए एक बफर क्रिएट करेगा अपने अंदर और उस बफर के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड होगा. ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे यूज़र प्रोसेस है और बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो सपोज़ यूज़र प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी है कि उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, इनपुट डिवाइस चाहिए, तो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू जो भी डेटा आएगा उसके लिए एक सिंगल बफर जनरेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और उस सिंगल बफर के थ्रू आपका डेटा मूव ऑन होगा यूज़र प्रोसेस को. दिस इज़ कॉल्ड एज सिंगल बफरिंग. ओके, डबल बफरिंग भी रहती है. दिस इज़ कॉल्ड एज सिंगल बफरिंग. फॉर अ ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस, the single buffering scheme can be described as follows.
अब ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस और सिंगल ओरिएंटेड, स्ट्रीम ओरिएंटेड, ये दो डिवाइसेस बताए थे मैंने लास्ट सेशन में। हमने दो डिवाइसेस लिए थे, ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस स्टोर्स एंड स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस स्टोर्स में जो भी डेटा इनपुट होगा या आउटपुट होगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स में वो फॉर्म होता है, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, नंबर ऑफ केबीज का एक ब्लॉक क्रिएट होता है और वो ब्लॉक के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है। वही स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस ट्रांसफ़र में क्या होगा, जो भी इनपुट या आउटपुट आपका पास ऑन होने वाला है वो स्ट्रीम बाय स्ट्रीम मीन्स बाइट बाय बाइट, वन बाइट, ठीक है, वन बाइट एट अ टाइम, वन बाइट एट अ टाइम। तो इन द फॉर्म ऑफ बाइट, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स सिक्वेंशियली, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स वो डेटा क्या होगा आपका ट्रांसफ़र होता है। किसके बीच में? इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द यूज़र प्रोसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मीडिएटर, वो मीडिएटर है जो पास करने वाला है डेटा। ठीक है, तो स्ट्रीम ओरिएंटेड में बाइट बाय बाइट डेटा पास ऑन होता है, वही ब्लॉक ओरिएंटेड में नंबर ऑफ केबीज का एक ब्लॉक बनता है और उस ब्लॉक में डेटा पास ऑन होता है। सो दीज आर द टू टाइप्स। ठीक है, अब इसमें से जो हम अभी देख रहे हैं सिंगल बफरिंग, तो सिंगल बफरिंग किस तरीके से वर्क करता है ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस में? इनपुट ट्रांसफ़र आर मेड टू द सिस्टम बफर। सबसे पहले जो भी इनपुट आएगा वो सिस्टम बफर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। व्हेन द ट्रांसफ़र इज कंप्लीट, प्रोसेस मूव्स द ब्लॉक इनटू द यूज़र स्पेस एंड इमीडिएटली रिक्वेस्ट अनदर ब्लॉक। जब भी, क्योंकि इनपुट जो वो हम पास करेंगे, तो इनपुट पास करेंगे यूज़र अकॉर्डिंग टू यूज़र नॉलेज, यूज़र का जो नॉलेज है, जो इनपुट उसको पास करना है वो उस हिसाब से पास करेगा। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सिस्टम बफर कंपोनेंट है वहाँ पे आपका इनपुट स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद वो ब्लॉक में उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस में किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ब्लॉक्स में वो उसको कन्वर्ट करेगा और सेकंड ब्लॉक के लिए फिर से बोलेगा यूज़र को कि मुझे सेकंड ब्लॉक के लिए इनपुट चाहिए। तो इस तरीके से वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रेडी रखेगा अपने सिस्टम बफर के अंदर। गॉट इट माई पॉइंट? दिस इज़ कॉल्ड एज रीडिंग अहेड और एंटिसिपेटेड इनपुट। इट इज़ डन इन exceptions that the block will eventually be needed. For many types of computations, this is the responsible assumptions most of the time because the data are usually accessed sequentially. तो कुछ केसेस में ये एक अजम्पशन लाइक हम उसका बोल सकते हैं, क्योंकि हम अगर उसको ब्लॉक, हम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम बफर में ब्लॉक्स जनरेट कर रहे हैं। इनपुट जो भी इनपुट आ रहा है यूज़र के थ्रू, उस इनपुट के हम ब्लॉक्स जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि हम ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस में अगर वर्क कर रहे हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस का यूज़ कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्क क्या रहेगा? कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जो भी डेटा आ रहा है उसको नंबर ऑफ ब्लॉक्स में कन्वर्ट करो। अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है तो वो यूज़र को बोलेगा कि प्लीज़ गिव मी द इनपुट, प्लीज़ गिव मी द इनपुट। जब उसको इनपुट मिलेगा तो वो उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करता जाएगा। तो इस तरीके से वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स अपने अंदर रखेगा। कौन? सिस्टम बफर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और वंस योर प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटेड, वो ब्लॉक, वन ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, इस तरीके से ब्लॉक वाइज डेटा वो प्रोसेस को प्रोवाइड करेगा फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग will the block be read is in unnecessarily. This approach will generally provide a speed up compared to the lack of system buffering. अब इस अप्रोच में, ये जो अप्रोच हम ब्लॉक वाइज अगर हम अप्रोच यूज़ करते हैं तो इसमें आपके सिस्टम का स्पीड जो है वो बढ़ता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक नंबर ऑफ केबीज का एक ब्लॉक रहता है। स्ट्रीम में नहीं आ रहा है आपका डेटा, ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है, प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए। तो ऑब्वियसली उसकी सिस्टम की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। यूज़र प्रोसेस कैन बी प्रोसेसिंग ऑन ब्लॉक ऑफ द डेटा व्हाइल द नेक्स्ट ब्लॉक इज़ बीइंग रीड इन। जैसे ही कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और उसको फर्स्ट ब्लॉक असाइन कर दिया हमने, तो नेक्स्ट ब्लॉक का रीड करना यह इधर शुरू रहता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोसेस कि जैसे
प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, उसको जो ब्लॉक चाहिए था वो ब्लॉक उसको, यानी ब्लॉक मीन्स द इनपुट, ठीक है। इनपुट हमने पहले, सबसे पहले जो इनपुट आया उसको हमने ब्लॉक में कन्वर्ट किया, सिस्टम बफर के अंदर हमने उसको स्टोर किया। अब प्रोसेस का जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ब्लॉक हमने प्रोसेस को दे दिया, नेक्स्ट ब्लॉक जो उसके बाद का जो ब्लॉक है उसको हम रेडी स्टेट में रख रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एबल टू स्वैप द प्रोसेस आउट बिकॉज द इनपुट ऑपरेशन इज़ टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम मेमोरी रैदर दैन द यूज़र प्रोसेस मेमोरी। तो यहाँ पे जो भी इनपुट आता है वो सब इनपुट का जो हम ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम सिस्टम मेमोरी के अंदर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सिस्टम बफर है वहाँ पे हम कर रहे हैं। हम यूज़र प्रोसेस के मेमोरी के अंदर हम इनपुट नहीं ले रहे। जनरली नॉर्मल डिवाइसेस में जो रहते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने इसके पहले देखा था कि यूज़र प्रोसेस जब भी रैम में आती है तो वहीं पे डिस्क के लिए या बफर के लिए मेमोरी अलोकेट हो जाती थी, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस वाला, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूज़र प्रोसेस मेमोरी हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं, और सिस्टम मेमोरी के अंदर, सिस्टम बफर के अंदर हम ब्लॉक को जनरेट कर रहे हैं। देन ये हो गया सिंगल बफरिंग का। नेक्स्ट इज द डबल बफरिंग। डबल बफरिंग क्या होता है? टू मिनिमाइज द आइडल टाइम फॉर द डिवाइसेस एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंटली टू मैक्सिमाइज देयर थ्रूपुट्स द टेक्निक ऑफ डबल बफरिंग इज़ यूज्ड। तो डबल बफरिंग यूज़ करने के पीछे यही एक मकसद है कि आपके डिवाइसेस का, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रूपुट्स बढ़ाना और उसकी जो भी उसको जो टाइम लगने वाला है उसके टाइम को भी बढ़ाना, उस जो टाइम लगने वाला है उसको मिनिमाइज़ करना, ठीक है। जो ब्लॉक में कन्वर्ट होता है सिंगल ब्लॉक में, सिंगल बफरिंग में हमने देखा है कि इनपुट को वो सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करता है। तो जो उसको टाइम लगने वाला है वो टाइम को मिनिमाइज़ करना है हमें, इसलिए हम डबल बफरिंग का यूज़ कर रहे हैं एज शोन इन द फिगर। जैसे ये डिस्क है आपकी, डिस्क से डेटा आ रहा है, रीडिंग हो रहा है। यहाँ पे डबल बफरिंग में देखो, यहाँ पे बफर, डबल बफरिंग, सिंगल बफरिंग में सिर्फ एक ही बफर जनरेट होता है जिसमें एक ब्लॉक जनरेट होगा। डबल बफरिंग में दो बफर जनरेट होते हैं सिस्टम बफर के अंदर। तो देयर आर टू बफर 1 एंड बफर 2, ठीक है। और CPU रीड करना चाहता है इनपुट को, तो जो भी इनपुट आएगा डिस्क से, जो इनपुट आएगा वो बफर में पहले स्टोर हो जाएगा और फिर उसके बाद बफर से वो CPU को जाएगा। CPU यानी क्या हो रहा है? CPU मीन्स योर मेन मेमोरी, जहाँ पे आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है। सेकंड, इसमें भी आपको वही दिख रहा है कि डिस्क के अंदर जो भी डेटा है वो बफर में जा रहा है, बफर के थ्रू फिर वो रीड किया जा रहा है CPU के थ्रू, ठीक है। जैसे एट अ टाइम यहाँ पे दोनों ऑपरेशन होते हैं, एट अ टाइम दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं। बफर 1 में जो डेटा है वो रीड किया जा रहा है CPU के थ्रू, एट द सेम टाइम बफर 2 में डेटा राइट हो रहा है, ठीक है। मीन्स एट द सेम टाइम बोथ ऑफ द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, रीड एंड राइट। राइट क्या हो रहा है? डिस्क में जो भी डेटा है वो राइट हो रहा है बफर 2 के अंदर, और बफर 1 में जो ऑलरेडी राइट हो चुका है उसको रीड किया जा रहा है बाय द CPU। सेकंड फिगर में क्या दिख रहा है आपको? डिस्क के थ्रू जो भी डेटा है वो राइट किया जा रहा है बफर 1 में, और बफर 2 में जो डेटा ऑलरेडी राइट हो चुका था उसको रीड किया जा रहा है बाय द CPU। सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज, मीन्स यहाँ पे आपकी टाइम को मिनिमाइज़ हो रहा है टाइम, क्योंकि सिंगल बफरिंग में क्या हो रहा था? सिंगल बफरिंग में वंस इनपुट जो भी है स्टोर हो रहा था आपके बफर, सिस्टम बफर के अंदर, वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो रहा था, और फिर वो ब्लॉक जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होती थी उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा था। वो ब्लॉक ट्रांसफ़र होने के बाद नेक्स्ट ब्लॉक को रीड किया जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम जो है आपका मैक्सिमम टाइम वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा था। यहाँ पे टाइम जो है वो मिनिमाइज़ हो रहा है, क्योंकि दो बफर है, एक बफर में ऑलरेडी डेटा है, दूसरे बफर में डेटा राइट किया जा रहा है। तो दूसरे बफर में अगर डेटा राइट किया जा रहा है और पहले वाले बफर में जो ऑलरेडी डेटा राइट हो चुका है उसको रीड किया जा रहा है साइमल्टेनियसली। सो इन दिस वे मिनिमाइज योर आइडल टाइम, ठीक है। आपके डिवाइसेस का आइडल टाइम मिनिमाइज होता है और थ्रूपुट्स बढ़ता है।
आपके सिस्टम का थ्रूपुट्स बढ़ाया जाता है। इन दिस सिस्टम 2 बफर्स आर प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। आपके मेन मेमोरी के अंदर 2 बफर्स जनरेट होते हैं, चैनल्स एंड कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है, चैनल्स एंड कंट्रोल यूनिट्स। द ऑब्जेक्टिव्स टू हैव रिकॉर्ड ready to transfer to and from the memory at the time to avoid any possible delay that might। तो यहाँ पे because by waiting for the buffer to fill up with the data, यानी साइमल्टेनियसली 2 ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे। एक बफर से जो ऑलरेडी डेटा फिल है वो रीड किया जा रहा है, सेकंड बफर में उसी टाइम पे डेटा राइट किया जा रहा है। Thus while one record is being processed by the CPU, another can be read और रिटर्न बाय द चैनल। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज डबल बफरिंग। व्हेन यूजिंग ब्लॉक रिकॉर्ड, अब अगर डबल बफरिंग हम ब्लॉक रिकॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लॉक रिकॉर्ड मीन्स ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस, जहाँ पे इनपुट आता है वो ब्लॉक में कन्वर्ट होता है। अपॉन रिसिप्ट ऑफ द कमांड टू रीड लास्ट लॉजिकल रिकॉर्ड and the channel can start reading the next physical record, which results in overlapped input output and the processing. When the first read command is received, 2 records are transferred from the device to fill both the buffer right away. Then as the data from one buffer has been processed, the second buffer is read. As the second is being read, the first buffer is being filled with the data and the third record and so on। तो अगर हम ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डबल बफरिंग में, देन दे गिव द मैक्सिमम इफ़िशियंसी, ठीक है, मैक्सिमम इफ़िशियंसी वो आपको देता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बफरिंग में 2 बफर यूज़ कर रहे हैं हम, और दोनों बफर का काम क्या है, एट द सेम टाइम एक बफर से डेटा रीड करना और दूसरे बफर में डेटा फिलअप करना। बट अगर ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस ले रहे हैं तो यहाँ पे जो इनपुट डेटा है उसको कन्वर्ट किया जाएगा पहले ब्लॉक में, ठीक है, नंबर ऑफ़ केबीज का एक ब्लॉक जनरेट होगा जो एक बफर में रहेगा, फिर दूसरे बफर में फिल किया जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुका है वो रीड किया जाएगा। ओके, तो हमने नो बफरिंग, सेकंड वन इज़ द सिंगल बफरिंग, थर्ड वन इज़ द डबल बफरिंग। अब हम आते हैं सर्कुलर बफरिंग के ऊपर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ बफरिंग स्कीम इज़ सर्कुलर बफरिंग एज शोन इन द फिगर। सर्कुलर है मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे आपको फिगर में एक सिलेंडर, सर्कुलर टाइप या सिलेंडर टाइप का एक डिस्क टाइप का दिख रहा है आपको, जिसके अंदर बफर जनरेट हुए हैं। नंबर ऑफ बफर्स, द नंबर ऑफ बफर्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 to n, ठीक है। द डेटा प्रोड्यूसर्स डिवाइस कंट्रोलर इन रीड ऑपरेशन, CPU in write operation is writing into buffer I, while the data consumers controller in write the operation and the CPU is read operation is reading from the buffer J. In this configuration, buffer element J to n-1 and 0 to i-1 are full. Consumer can read the buffer J, J+1, J+2 and so on n-1 and 0, 1, i-1 while the producer is filling the buffer I। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट आता है, बट दिस इज़ द सर्कुलर बफरिंग मीन्स यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, सिंगल बफर नहीं है, ना 2 बफर है। डबल बफरिंग का मतलब होता है कि ओनली 2 बफर, नॉट मोर देन 2। सर्कुलर बफर में नंबर ऑफ बफर्स जनरेट होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बफर्स। फॉर एग्जांपल बफर आई से लेके हम बफर जे तक कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेटा टू डेटा कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब है कि जो डेटा कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। एंड फ्रॉम डेटा प्रोड्यूसर, जो बफर में डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, यानी फिल कर रहा है, बफर को फिल कर रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें चल रही है। देखो, देर आर 3 बफर्स, आपके आगे 3 बफर्स आपको दिख रहा है। द फर्स्ट वन इज़ द डेटा टू डेटा कंज्यूमर, यानी ऑलरेडी ये बफर जे जो है वो किसी कंज्यूमर के थ्रू या CPU में जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसके थ्रू वो डेटा कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, रीड किया जा रहा है। तो वो रीड किया जा रहा है, जैसे जैसे रीड करेगा वैसे वैसे ये ब्लॉक जो है वो खाली होते रहेगा। फ्रॉम डेटा प्रोड्यूसर, तो यानी डिस्क से डेटा को राइट किया जा रहा है बफर के अंदर,
तो बफर आई में रिटर्न प्रोसीजर हो रही है, जैसे जैसे वो रिटर्न प्रोसीजर चलती रहेंगी ये यहाँ पे वो डार्क ब्लैक कलर जो है वो एज का इंक्रीज होते जाएगा। एंड मिडल वन इज़ द फुल्ली ब्लॉक्ड बफर, वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो चुका है डेटा के साथ। तो जब भी कोई न्यू प्रोसेस आएंगे और उसको कोई डेटा चाहिए होगा इनपुट डेटा, तो वो इस फुल्ली ब्लॉक बफर से रीड करेगा। ओके। Alternatively, the producer would fill the buffer I+1, I+2 to j-1, while the consumer reading the buffer j. In this circular buffering technique, the producer cannot pass the consumer because it would overwrite buffer before they had to read by the consumer. The producer can only fill up the buffer j-1 while the data in buffer j is waiting to be consumed. Similarly, consumer cannot pass the producer because it would be reading information before it was placed into the buffer by the producer. Double buffering can be generalized so that it uses n buffers instead of just 2. This is called as circular buffering because n buffer are used in circular order. तो इसमें टेक्निक यही यूज़ होती है कि n नंबर ऑफ बफर्स जनरेट होते हैं, देर इज़ नो लिमिटेशन फॉर जनरेटिंग बफर। जैसे सिंगल बफर में एक ही बफर जनरेट होता है, डबल बफर में 2 ही बफर जनरेट होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बफर जनरेट होते हैं एंड ऑल दे आर अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, सर्कुलर मैनर में। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो डेटा कंज्यूम हो रहा है वो कंटिन्यूसली कंज्यूम किया जा रहा है, यहाँ पे डेटा जो फिल हो रहा है वो फिल हो रहा है, और ऑलरेडी जो कोई एक आधा बफर है जो ऑलरेडी उसमें डेटा फिल हो चुका है, तो वो डेटा जो है वो रेडी स्टेट में है फॉर गिविंग इनपुट टू द सम एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए वो रेडी है इनपुट देने के लिए। सो इन दिस वे सर्कुलर बफरिंग वर्क करेगा। तो यहाँ आज हमने क्या देखा है, हमने आज देखा है buffering scheme. What are the different buffering scheme are used in input output device management? कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं RAID. What is the long form of RAID? RAID Redundant Array of Independent Disk. तो ये एक नया टॉपिक है जो हम कल के लेक्चर्स में लेंगे। So that's it for today.